प्राचीन भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक महान सम्राट हुए हैं। लेकिन सोचिए, एक नाम ऐसा भी है जिसकी तुलना सीधे यूरोप के सबसे बड़े योद्धा नेपोलियन से की जाती है। और वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक कवि भी थे। तो आज हम कहानी जानेंगे उसी सम्राट की, समुद्रगुप्त की। लेकिन पहला सवाल तो यही उठता है कि हजारों साल और हजारों किलोमीटर दूर दो अलग अलग सम्राटों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? क्यों भारत के एक प्राचीन शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? क्या ये सिर्फ उनकी मिलिट्री विंस की वजह से था, या फिर इस कहानी में और भी बहुत कुछ है? चलिए आज इसी उपाधि के पीछे की पहेली को सुलझाते हैं और उस सम्राट की कहानी को परत दर परत समझते हैं, जिसने इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी याद किया जाता है। तो भारत का नेपोलियन, ये उपाधि मिली है गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त को। एक ऐसा शासक जिसके दौर को भारत के इतिहास का सुनहरा दौर यानी गोल्डन एज कहा जाता है। तो बात है लगभग 333 ईस्वी की। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त गद्दी पर थे। उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और यहीं से गुप्त साम्राज्य को उस बुलंदी पर पहुंचाया जिसे आज हम भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। अच्छा, तो नेपोलियन से तुलना की सबसे बड़ी वजह क्या थी? जवाब है उनके मिलिट्री कैंपेन्स। और ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, बल्कि ये एक विशाल साम्राज्य को बनाने की पूरी दास्तां थी। तो हुआ ये कि सिंहासन पर बैठते ही समुद्रगुप्त एक ऐसी विजय यात्रा पर निकले जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शुरुआत हुई अपने ही भाइयों के साथ सत्ता के संघर्ष से। फिर उन्होंने उत्तर भारत के 9 बड़े राज्यों को एक एक करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने दक्षिण की ओर एक बहुत ही बोल्ड अभियान चलाया और आखिर में सीमा से लगे राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया। और यहीं पर उनकी मिलिट्री जीनियस के साथ साथ उनकी जबरदस्त पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी सामने आती है। देखिए, उत्तर में उन्होंने जीते हुए राज्यों पर सीधा कब्जा कर लिया, जिससे साम्राज्य का कोर मजबूत हुआ। लेकिन दक्षिण के जो दूर दराज के इलाके थे, उनके लिए उन्होंने एक अलग और कई ज्यादा स्मार्ट पॉलिसी अपनाई। उन्होंने वहां के राजाओं को हराया तो सही, पर उनका राज नहीं छीना, बस अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि शासन करना भी बखूबी जानते थे। उनकी इस पॉलिसी की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनके दक्षिणी अभियान को प्रमोदोत्सव कहा गया। मतलब ये अभियान कोई मारकाट या विनाश का नहीं, बल्कि एक तरह से आनंद का उत्सव था। जीत का असली मजा राज्यों को मिटाने में नहीं, बल्कि अपना प्रभुत्व, अपनी सुप्रीमेसी कायम करने में था। ये सोच एक योद्धा से कहीं ज्यादा एक चतुर रणनीतिकार की है। और देखिए, समुद्रगुप्त का दबदबा सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इसका सबसे बड़ा और मजेदार सबूत मिलता है श्रीलंका से। वहां के राजा मेघवर्ण ने बोधगया में एक बौद्ध मठ बनवाने के लिए समुद्रगुप्त को तोहफे भेजकर उनसे अनुमति मांगी। जरा सोचिए इस बात को। एक विदेशी राजा भारत में कुछ बनाने के लिए यहां के सम्राट से परमिशन मांग रहा है। ये उस दौर में उनके इंटरनेशनल स्टैचर का साफ साफ सबूत है। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर तो नहीं चल सकता है ना। तो चलिए युद्ध के मैदान से निकलकर अब राज दरबार की ओर देखते हैं, जहां समुद्रगुप्त का एक और टैलेंट सामने आता है, एक कुशल प्रशासक का। उन्होंने एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और कह सकते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम बनाया था। जो इलाके पास थे उन पर डायरेक्ट कंट्रोल रखा, जो दूर थे उन्हें लोकल राजाओं के जरिए चलाया जो उन्हें टैक्स देते थे, सीमा पर मौजूद राज्यों को अपनी अधीनता में रखा और विदेशी ताकतों से दोस्ती बनाए रखी। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हर हिस्से की जरूरत के हिसाब से शासन किया जाता था। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि वो खुद तो वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन उनका शासन धार्मिक तौर पर बहुत टॉलरेंट था। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों को भी पूरा संरक्षण दिया। ये बात दिखाती है कि एक सम्राट के तौर पर वो अपनी प्रजा की डाइवर्सिटी की कितनी इज्जत करते थे। लेकिन रुकिए, समुद्रगुप्त की कहानी सिर्फ एक योद्धा और एक शासक की नहीं है। उनकी विरासत का एक और पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। तो आखिर कौन था वो इंसान जो सिंहासन के पीछे था? चलिए अब उस सम्राट की पर्सनल लाइफ की ओर देखते हैं, जहां उनकी एक बिल्कुल अलग पहचान छिपी हुई है। और सम्राट की असली पर्सनैलिटी को जानना है ना, तो उसके लिए हमें देखने होंगे उनके चलाए हुए सोने के सिक्के। ये सिक्के सिर्फ करेंसी नहीं थे, बल्कि उनके कैरेक्टर की पूरी कहानी कहते थे। इन सिक्कों में से एक है वीर मुद्रा। इस पर समुद्रगुप्त को एक अजेय योद्धा के रूप में हाथ में धनुष बाण लिए दिखाया गया है।
ये तो वही इमेज है, एक महान विजेता की जिसकी हम उम्मीद भी करते हैं। लेकिन फिर आता है दूसरा सिक्का, वीणावादिन मुद्रा, और ये सब कुछ बदल देता है। इस पर वही महान सम्राट, रणभूमि का वो विजेता, बड़े आराम से बैठकर वीणा बजा रहा है। ये सिक्का उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा छिपा हुआ पहलू दिखाता है जो हैरान कर देता है कि एक महान योद्धा एक कुशल संगीतकार भी था। और सिर्फ संगीत ही नहीं, साहित्य में भी उनकी बहुत गहरी दिलचस्पी थी। उन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई थी, यानी कवियों का राजा। मतलब वो सिर्फ आर्ट को सपोर्ट ही नहीं करते थे, बल्कि खुद भी एक ब्रिलियंट कवि थे। तो इन सब पहलुओं को मिलाकर देखें तो समुद्रगुप्त की विरासत क्या है? क्या उन्हें सिर्फ भारत का नेपोलियन कह देना काफी है, या फिर वो उससे कहीं ज्यादा थे? उनकी विरासत में हमें एक ऐसा शासक मिलता है जिसने भारत को राजनीतिक तौर पर एक किया, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जो बहुत प्रैक्टिकल था, और साथ ही कला, संगीत और साहित्य को भी अपने शासन में फलने फूलने का पूरा मौका दिया। मतलब एक ही इंसान में एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, एक समझदार शासक और एक माहिर कलाकार। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन था। तो हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। क्या समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहना उनकी पूरी महानता को समेट पाता है, या फिर ये उपाधि उनके कवि और कलाकार वाले रूप को कहीं ना कहीं छिपा देती है?